दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं जनरल इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज, जो हर एक एग्ज़ाम जो आपका जेके पीएसआई का होने वाला एग्ज़ाम है, एसआई फाइनेंस है, पटवारी है, नायब तहसीलदार या कांस्टेबल, तो इन सभी एग्ज़ाम में सीधे एक टॉपिक मेंशन होता है, दैट इज़ जनरल इकोनॉमी। अब पता नहीं होता है यहाँ पे हम क्या पढ़ें। जो फाइनेंस की इकोनॉमिक्स थी वो बिल्कुल अलग थी, उसमें टॉपिक कुछ अलग थे, वो आपको बाकी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पे उसी बेस्ड पे हमने कुछ एमसीक्यूज़ रखे हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, जो पहले जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं, और कुछ जो है इंपॉर्टेंट बाकी एमसीक्यूज़ भी हैं। कोशिश करेंगे इसमें हम 100 एमसीक्यूज़ करवाएं आपको, जो टॉप लेवल के होंगे। जैसे कि हमने कंप्यूटर की भी सीरीज़ चलाई है, उसमें भी 2 लेक्चर जो है अपलोडेड हैं। इससे पहले साइंस की सीरीज़ ख़त्म की है, उसके पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, नेशनल मोमेंट्स पे हमने 100 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं लाने की। तो अगर आप भी चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको इस चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर ड्यू टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज़ नोन एज। जब एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट आती है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट आती है, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मान लो आप पहले एक जॉब करते थे, ठीक है, आपने एक जॉब की, उसके बाद आपने ये जॉब लेफ्ट कर दी, छोड़ दी, अब दूसरी जॉब ज्वाइन करनी है, लेकिन बीच में जो आप अनएम्प्लॉयड रहे, ठीक है, आपको नौकरी बीच में जो टाइम रहा बिल्कुल आप अनएम्प्लॉयड रहे, इस वाली अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? जो आपने उस न्यू वाली ज्वाइन करने से पहले जब आप अनएम्प्लॉयड रहे, तो ऐसी जॉब को क्या कहते हैं, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन जेके पीएसआई 2021 जो स्क्रैप हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो OMR बेस्ड हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्दर एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी इजाज़त हो तो बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जब क्या होता है, जब डिमांड, जो वर्कर की डिमांड होती है ना, मान लो मुझे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। अब मैं जाता हूँ किसी फैक्ट्री में, ठीक है, मैं फैक्ट्री में जाऊँगा जॉब लेने, लेकिन फैक्ट्री वालों को मेरे पास क्वालिफ़िकेशन जो है मान लो सिंपल एमए है, ठीक है। इन लोगों को ना कोई स्किल वाला चाहिए, जो आईटी में अच्छा हो, जो कंप्यूटर में अच्छा हो, ठीक है। तो इनको अकाउंटेंट के लिए चाहिए, तो वो कंप्यूटर वाला इनको चाहिए, तो मतलब मेरे स्किल की वजह से मैं अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रह गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि डिमांड उनकी कुछ और थी, मेरा स्किल जो है वो और था, उनको स्पेसिफिक स्किल वर्कर चाहिए था, लेकिन मेरा जो प्रोफेशन था वो बिल्कुल अलग था, तो मुझे वो हायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब मैं तब अनएम्प्लॉयड रहूँगा, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ के बहुत आसान कोशिश की है मैंने समझाने की। उसके बाद आता है आपका, जो आपका साइक्लिक होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जब क्या होता है कि लेबर को पहले तो काम दिया जाता है, जब इकॉनमी अच्छी ग्रोथ में होती है तो उसको काम दिया जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ लेबर जो है वो एम्प्लॉयड होती है, वो हायर होती है। लेकिन जब जो इकॉनमी है आपकी वो डिप्रेशन में चली जाती है, मान लो इकॉनमी जो है बहुत स्लो डाउन हो जाती है, तो तब जो है लेबर कम लगाएंगे ना, लेबर की कम यूज़ होगी और आधे लेबर को जो है वो निकाल देंगे, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी उसको कभी काम मिल रहा है, कभी उसको फिर बाहर कर रहे हैं, फिर इकॉनमी ग्रोथ में आ रही है, फिर उसको काम दे रहे हैं, जब इकॉनमी डाउन हो गई, डिप्रेशन में, रिसेशन में चलेगी, तो उसको काम जो है वो नहीं मिल रहा है, तो वो जब अनएम्प्लॉयड रहेगा तो दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल हमने डिस्कस किया। अब आती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड मोस्टली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे में दिखेगी, जहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे लेबर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आउटपुट जो है ना बहुत कम है। मान लो एक खेत है, एक खेत में क्या कर रहे हैं, पहले 4 बंदे काम करते थे और वही आउटपुट आता था।
और अब जो है 5-6 बंदे एक ही फैमिली के काम कर रहे हैं तो लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आउटपुट जो है वो कुछ भी मतलब उतना ही आ रहा है। तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ आ गई। चार इंपॉर्टेंट थी, सभी बता दी मैंने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गांधीयन प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय, जो आपके 5 ईयर प्लान है ना, ठीक है, तो उनमें से ही ये क्वेश्चन है। आपको सभी 5 ईयर प्लान जो है वो देख कर जाने हैं। जो गांधीयन प्लान है वो प्लान जो है किसने प्रेजेंट किया था? कुछ ये ऑप्शन है, एम एन रॉय, नेहरू, श्रीमान नारायण या नाना ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज श्रीमान नारायण, ठीक है। जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, आई थिंक सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो किस पे बेस्ड था। तो सभी आपको 5 ईयर प्लान जो है याद रखना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो एग्रीकल्चर पे था, उसका मेन मोटिव, ठीक है। सेकंड जो है उसका इंडस्ट्रीज पे था। तो ऐसे ऐसे एक और क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था वो किस 5 ईयर प्लान में, ठीक है, कौन से 5 ईयर प्लान में रखा गया था? तो वो जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में रखा था, ठीक है। तो ये कुछ 5 ईयर प्लान जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ जो है वो, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इनमें से फिजिकल पॉलिसी जो आपकी है उसमें इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है जो फिजिकल पॉलिसी के अंडर नहीं आता? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, इंटरेस्ट रेट। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है, जो आरबीआई रेगुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो है फिजिकल पॉलिसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, इसमें ये मोस्टली गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है। इसमें जितने भी आपके इनकम टैक्स है, जितने भी आपका एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा करना है, कितनी बोरोइंग करनी है, आईएमएफ से कितना लाना है हमने पैसा, कितना टैक्स हमने लगाना है, कितना पब्लिक पे खर्चा करना है ना, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, जितना भी आपका जो टैक्स वगैरह लगाना है, सारा किस में आता है? याद रखना, ये फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। और मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया फिजिकल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय। अभी हमने डिस्कस किया फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है। ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नीति आयोग जो है ना, ये प्लानिंग कमीशन की जगह जो है 2015 में इंट्रोड्यूस होती है, याद रखना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो वो भी याद रखना आप। नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? बैंकर्स ऑफ द बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक यही है। जितना भी आपकी करेंसी जो प्रिंट करनी है आरबीआई करता है, ठीक है। और जितना भी बैंक, कमर्शियल बैंक को, जो आपका फाइनेंस का एग्ज़ाम था उसमें पूछा था, एक क्वेश्चन था इसी के रिलेटेड, जो कमर्शियल बैंक है, या ऐसा पूछा था शायद कि आरबीआई जो है वो किसको लोन देता है। यस, ऐसा ही क्वेश्चन था कि आरबीआई जो है वो किसको लोन देता है। तो ये क्वेश्चन जो है, जो आपका FAA का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन थे कमर्शियल बैंक और बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसका राइट आंसर था कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई लोन जो है वो किसको देता है? कमर्शियल बैंक को क्रेडिट पे देता है। नीति आयोग मैंने बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है क्या करती है? फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। नेक्स्ट मेरी कोशिश रहती है कि आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जो है यहाँ से हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज़। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज़। एवरेज इनकम कंट्री की किसे कहते हैं? क्या वो पर कैपिटा इनकम है, डिस्पोजल इनकम है, इन्फ्लेशन रेट है, रियल नेशनल इनकम है? तो बताएं इसका राइट आंसर। जो पर कैपिटा इनकम होती है उसे ही एवरेज इनकम कंट्री की कहते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? मतलब पर हाउस होल्ड जो है कितनी इनकम आ रही है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिए यार। अगर इतनी मेहनत करके वीडियो बनाना है तो फिर आपके साथ डिस्कस करना है, तो आपका
कुछ नहीं जाएगा एक लाइक बटन प्रेस करने में। उससे क्या होता है यार, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो आपको पसंद आती है। तो एक लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस करके जाइए यार। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। हु यूज़ द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी ये फॉर है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म जो है ये किसने यूज़ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ, रेगनर फ्रांसिस, अल्फ्रेड मार्शल या नन ऑफ द अबव? तो बताइए जनाब, आप भी कोशिश करिए मेरे साथ अटेम्प्ट करने की। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ जो आपका रेगनर फ्रांसिस है, इन्होंने फर्स्ट टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म जो है वो यूज़ की थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं जो आपके डिमांड सप्लाई वगैरह जो छोटे लेवल पे जो इकॉनमी की बात करता है दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन मैक्रो में आपकी जैसे नेशनल इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सारी जितनी भी बड़ी लेवल की जो बात जब हम करते हैं इकॉनमी में तो वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। माइक्रो में कितना डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितने जो आपके कस्टमर की इन सब पॉलिसी पे जो छोटे लेवल पे होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, याद रखना, नाम से ही बता रहा है मैक्रो। अच्छा, यहाँ पे एडम स्मिथ जो है ना ये फादर ऑफ क्या है? फादर ऑफ इकॉनमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ फायर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम, जो सॉरी द कंसेप्ट ऑफ फायर प्लान जो है वो कहाँ से लाया गया था? ठीक है, ऑप्शन है यूएसए, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस। तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज रशिया। रशिया अब है, पहले ये होता था यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन जिसे कहते थे, वहां से लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बुक प्लानिंग इंडिया प्लानिंग इकानमी फॉर इंडिया वाज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है? प्लानिंग इकानमी फॉर इंडिया। ठीक है, ये किसने लिखी है बुक? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, एम विवेश्वरिया, के एन राय, ऑल ऑफ द अबव। तो सॉरी अगर प्रोनाउंस मैं गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है? प्लानिंग इकॉनमी फॉर इंडिया जो है वो किसने लिखी है? तो एम विवेश्वरिया ने ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी आपके फाइनेंस मिनिस्टर कब थे? जब आपकी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाई थी, ठीक है, एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जब बात की थी 1991 में, जब जो है इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, ठीक है, कंट्री को रन करने के लिए, तो तब ऐसी मुसीबत में हमारे मनमोहन जी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने जब वो आईएमएफ के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, तो वहाँ से उन्होंने लोन लिया था, और उसके बाद हमारी कंट्री में जो है एक ग्रेट रिफॉर्म जो है वो आई थी, जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। वो भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, persistent fall in the general price level of goods and service is known as, जब चीज़ों के दाम जो है ना वो कम हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मान लो आप मार्केट में कुछ खरीदेंगे तो प्राइस जो है बहुत कम हो रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, डिप्रेशन। बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपका टोटल 2 मिनट चाहता हूँ, और ध्यान से अच्छे से यहाँ पे रुकना, ठीक है, सॉरी। आपको एक कंसेप्ट में देकर जाता हूँ जो आपका ये होता है स्टैगफ्लेशन, आपको क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा आपको। कोशिश मेरी रहेगी फर्दर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आप एक ग्राफ को याद रखना, ठीक है, इस ग्राफ को आप याद रखना, ठीक है। यहाँ से आ गया प्राइस, ये प्राइस की बात करेंगे, लिखा यहाँ साफ नहीं जाएगा उसके लिए सॉरी, तो आप मैं जो बोलूँगा उसको अच्छे से सुनिए, ठीक है। यहाँ से ये हो रही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई,
जब आपके मार्केट में महंगाई हो जाती है, चीज़ों के दाम, चीज़ों के प्राइस जो है वो बढ़ने लगते हैं, तो उसे, और वो किसी एक चीज़ के नहीं, जब मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके गुड्स है उनकी प्राइसेस जब बढ़ने लगती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। याद रखना, किसी एक चीज़ की प्राइस जब बढ़े तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे हम, ठीक है। जब ओवरऑल प्राइस के जो वो राइज हो जाए, उनकी कीमतें बढ़ जाएं, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ से इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन भी आगे फर्दर बहुत सारी टाइप की है, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। अब जब सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन बढ़ी, ठीक है, मान लो हम कहेंगे 4% इन्फ्लेशन बढ़ी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रीपिंग, ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, याद रखना। फिर अगर और इन्फ्लेशन हुई, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब रेट ज़्यादा हो गए, हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। जैसे हम कहते हैं कि 10% जो है इन्फ्लेशन हुई है जी मार्केट में। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट, जब और बढ़ जाती है इन्फ्ले महंगाई और हो गई 20% हम कहें, तो वो हो गई गैलोपिंग इन्फ्लेशन। याद रखना, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो ये पूछे जाते हैं, तो ऐसे मैप से आपको याद रहेंगे, ग्राफ से। अब जब ऐसी स्टेज आती है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इकॉनमी जो है बिल्कुल कंफ्यूज्ड है टोटली, तो उसे कहते हैं कि हाइपर। देखिए, हाइपर जब इंसान हो जाता है तो कैसी स्टेज आ जाती है, वही है इकॉनमी की बात, इन्फ्लेशन की बात। ऐसी इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे टॉप पे हाइपर है, नीचे क्रीपिंग है, उसके बाद जब इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ती है, वॉकिंग, गैलोपिंग और हाइपर, ठीक है। ये होगी इन्फ्लेशन की बात। महंगाई, महंगाई जब टॉप पे पहुंचती है, दैट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से ग्राफ नीचे आ रहा है ना वापस, ठीक है, एक मिनट, सॉरी। अब यहाँ से हमने बात की, इन्फ्लेशन हुई टॉप से, ठीक है, सॉरी, यहाँ से हम गए, ये इन्फ्लेशन हुई, ठीक है। अब इन्फ्लेशन यहाँ टॉप पे हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी, अब यहाँ से डिस इन्फ्लेशन होगी। क्या होगी? डिस इन्फ्लेशन, ठीक है, नीचे आ रही है डिस इन्फ्लेशन, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर पॉजिटिव में रहती है, याद रखना, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, लेकिन जब यहाँ से नीचे आ जाए दैट इज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में डिफ्लेशन होती है, याद रखना। ये डिस इन्फ्लेशन है, डिस इन्फ्लेशन पॉजिटिव में ही रहती है, लेकिन डिफ्लेशन जो है वो नेगेटिव में होती है। अब डिफ्लेशन कैसे होती है? जब थोड़ी होगी तो हम कहेंगे जी रिसेशन हुई, ठीक है, इकॉनमी जो है रिसेशन में है। उसके बाद जब थोड़ी और चीज़ों के प्राइस जो है लो हो जाते हैं, कीमतें कम हो जाती हैं, तो उसे कहेंगे हम डिप्रेशन, इकॉनमी जो है डिप्रेशन में। ऐसी स्टेज आ जाती है जब जो है इकॉनमी में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि चीज़ों के प्राइस कम हो जाते हैं, तो उस टाइम हम कहेंगे कि इकॉनमी जो है वो ग्रेट डिप्रेशन में है। याद रखना, ग्रेट डिप्रेशन। और ग्रेट डिप्रेशन भी आया था, याद रखना, उससे इंडिया भी इफेक्ट हुआ था। तो ग्रेट डिप्रेशन, अब फिर से क्या होता है ना, सॉरी, ये क्या हो गया, अब फिर से यहाँ ग्रेट डिप्रेशन हुआ ना एंड स्टेज पे। अब यहाँ से फिर से री इन्फ्लेशन होगा, यानी फिर से चीज़ों के दाम, चीज़ों के प्राइस जो है वो बढ़ने लगेंगे, थोड़े थोड़े ऊपर जाते हैं, तो ये रिफ्लेशन। ये सारा प्रोसीजर जो है ना, ये किसका है? इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उसके बाद री इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ से आप याद रखना, ये कुछ थोड़े से मेरी कोशिश थी कि आपको जो है इसमें क्लासिफिकेशन करके मैं आपको समझा दूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसके बाद डेली की तरह आपके लिए होमवर्क है, आप उसको मिस मत कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में वो होमवर्क का आंसर ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन है, द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च, मिड डे मील स्कीम जो है कब लॉन्च की गई? अगस्त 15 2000, अगस्त 15 1990 या 1990, अगस्त 15 1995 या नन ऑफ द अबव? तो बताएं, मिड डे मील स्कीम जो है वो अगस्त 15 1995 में जो है वो लॉन्च की। इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो आपके प्राइमरी स्कूल लेवल जो होते हैं ना, उनके बच्चे, उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए, मतलब उनको थोड़ी सी उनकी इम्प्रूवमेंट हो वगैरह, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, तो इसलिए वो भूखे ना रह जाएं, तो मिड डे मील, यानी डे के मिड में उनको क्या दिया जाता है? मील दिया जाता है, खाना दिया जाता है। जब ब्रेक होती है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री फूड जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप में से भी बहुत सारे दोस्तों ने भी वो मिड डे मील खाया होगा, इवन कि मैंने भी मिड डे मील खाया हुआ है, ठीक है। ये मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। आपके लिए होमवर्क जो है, करंट आरबीआई गवर्नर इज, बहुत आसान क्वेश्चन है।
लेकिन आपको आंसर करना है जब आप साइट पे जाएंगे, जब आप लिखेंगे तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये कमेंट करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लाइक से कुछ नहीं होता है, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और हमारी वीडियो अच्छी लगेगी आपको, तो तभी करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर